बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अक्रूड एक्सपेंस को डिस्कस करने के बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री बना रहे हैं, ये एंट्री बनाने की असल में वजह क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, हम अकाउंटिंग की कौन सी टाइप फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें अक्रूवल की एडजस्टमेंट पास करनी पड़ रही है। आज आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है और आगे आने वाली तमाम एडजस्टमेंट्स के बारे में भी। तो सबसे पहले आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं या हम जान ले कि अकाउंटिंग की दो टाइप्स हैं, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है और कैश बेस्ड अकाउंटिंग है। तो ये जो अकाउंटिंग, हम दो किस्म की अकाउंटिंग है, ये बिजनेस की पॉलिसी है, पॉलिसी कि वो कौन सी किस्म की अकाउंटिंग फॉलो करना चाहता है। पॉलिसी कहते हैं किसको, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे। तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं, कोई भी पॉलिसी जो होती है ना, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस करती है। प्रिंसिपल्स कुछ कवानीन जो हम बनाते हैं जिसके जरिए हम चीजों को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, दोनों जो अकाउंटिंग की टाइप्स हैं उसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का फर्क है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है, सबसे बुनियादी बात जो है वो आपका एसओसीआई है, और एसओसीआई से ताल्लुक रखने वाले दो हेड्स हैं। एक हेड का नाम क्या है, रेवेन्यू। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो रेवेन्यूज के बारे में क्या प्रिंसिपल सेट करती है, रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड when the right of receivable becomes established। रेवेन्यूज उस पॉइंट पे रिकॉर्ड होने चाहिए जिस पॉइंट पर आपका राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया। कुछ समझे बात या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है भाई, कैश बेसिस अकाउंटिंग ये कहती है revenues are recorded when they are received। हाँ जी, रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वो क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। क्या ख्याल है, दोनों बातों में फर्क है क्या नहीं है। तो ये दोनों पॉलिसीज हैं। अब आप मुझे बताइए, अब तक जो हमने आपको अकाउंटिंग सिखाई है वो कौन सी वाली सिखाई है, ये बताइए मुझे आप। हमने रेवेन्यूज को अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड किया या कैश बेस पे रिकॉर्ड किया, क्या हमने अब तक आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिखाई है। रॉन्ग आंसर। कहां बेटा, गलत बात कर रहे हो आप लोग। क्या हमने क्रेडिट सेल की एंट्री पास नहीं की बेटा, क्या हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स क्रेडिट नहीं किया। बोलिए, क्या हमने पैसे रिसीव होने पर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया या हमने राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होने पर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। सेल्स कब रिकॉर्ड किया आपने, जब आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ, जब आपकी जेब में पैसा रिकवर हुआ। तो जब बेटा हमने राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होने पे सेल रिकॉर्ड की है, तो हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम कौन सी
पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या कैश पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं? तो हम तो सी की कौन सी अकाउंटिंग रहे हैं? अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग जो है मुंशी वाली अकाउंटिंग है। जो आया वो रिकॉर्ड करो, जो गया वो रिकॉर्ड करो। ये पुराने जमाने में मुंशी किया करते थे। ये मुंशियों वाली अकाउंटिंग है, समझे बेटा? तो एक मुंशी वाली अकाउंटिंग है और एक चार्टर्ड मुंशी वाली अकाउंटिंग है। तो आपको कौन सी करनी है अकाउंटिंग? देखें, बात अभी शुरू हुई है, अभी इतनी जल्दी हम एंट्री पे पहुंच जाएंगे तो बात क्या होगी? एक फ्लो चल रहा होता है बात का। एक मुंशी वाली अकाउंटिंग है और एक चार्टर्ड मुंशी वाली अकाउंटिंग है। आप कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? मुंशी वाली, चार्टर्ड मुंशी वाली? बताइए। अच्छा, ओके, चार्टर्ड मुंशी वाली। तो मतलब बात तो यही है ना, उर्दू में अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं? उर्दू में अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं? मुंशी। तो फिर उर्दू में आप क्या हुए? चार्टर्ड मुंशी। अब चार्टर्ड का तर्जुमा जो है वो आप खुद कर लें, वो अलग मसला है। सही है ना? स्किलफुल मुंशी, वाह वाह वाह। खैर, ये हमारी बात अलग जाएगी। अब आते हैं हम यहाँ पर टॉपिक पर। टॉपिक वापस आए। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स। अब जो क्वेश्चन रेज हो रहे थे स्टूडेंट्स के दिमाग में, बड़ा अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन रेज करते हैं, लेकिन बाज़ दफा वो जो क्वेश्चन बीच में फ्लो में आता है ना, उससे फ्लो ब्रेक होता है। तो थोड़ा सा अगर सब्र का मुजाहरा कर लिया करें तो फिर इंशाल्लाह, अगर मैं नहीं उस चीज को कवर करूं फिर आपका हक बनता है आप सवाल पूछें। लेकिन बड़ी खुशी भी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्ली बातों को पिक कर लेते हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह आप अर्ली पिक करते हैं। लेकिन अगर बातें आप अर्ली पिक कर जाते हैं तो थोड़ा सब्र का भी मुजाहरा किया कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। नाउ, तो सबसे पहली एग्जांपल जो है मैं देने जा रहा हूं, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये क्रेडिट सेल की एग्जांपल देने जा रहा हूं। गुड्स सोल्ड for rupees 1,200,000 on
28 December 2018. Goods sold for rupees 1,200,000 on 28 December 2018. 28 दिसंबर 2018 को आपने 12 लाख की गुड्स बेची, तो इसका मतलब क्या है? सवाल ये, क्या 28 दिसंबर 2018 को 12 लाख की गुड्स बेचकर आपका कोई राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ? रिस्पॉन्स प्लीज। क्या 28 दिसंबर 2018 को गुड्स बेचकर आपका कोई राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ? हो गया ना? तो जरा बताइए, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के हिसाब से आपको क्या 28 दिसंबर को 12 लाख को सेल के तौर पर रिकॉर्ड कर देना चाहिए? क्या रिकॉर्ड कर देना चाहिए? यस, कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 28 दिसंबर 2018 को एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 1,200,000 से 1,200,000 से। सही है जी। लेकिन जरा बताइए, एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 28 दिसंबर 2018 पर आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश तो हो चुका है, लेकिन आपकी कैश बेस अकाउंटिंग में पॉलिसी राइट टू रिसीव है या पैसे जेब में आना है? जवाब दें। तो क्या 28 दिसंबर को कोई कैश आपकी जेब में आया गुड्स बेचकर, या खाली सिर्फ राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ है? कोई कैश जेब में नहीं आया, लेकिन राइट टू रिसीव तो एस्टेब्लिश हुआ है ना। लेकिन क्या हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होने की बेस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होने की बेस पर रिकॉर्ड करेंगे कोई? तो हम बोलेंगे नो एंट्री, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उधार पर गुड्स बेचने की कोई एंट्री नहीं है जब तक कि वो कैश आपकी जेब में ना आ जाए। जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। अच्छा जी, आगे जरा देखिएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑन 13th January 2019 rupees 1,150,000 and provided discount of rupees 50,000। बोलिए, जिस कस्टमर को आपने गुड्स बेची थी उससे अब कलेक्शन कब हो रही है?
भाई रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। जिस कस्टमर को हमने गुड्स बेची थी उससे कलेक्शन कब हो रही है? 13 जनवरी को। तो अगर मैं दिसंबर को अपना कट ऑफ पॉइंट मान लूं, ईयर एंड मान लूं, तो फिर ये कलेक्शन कब हो रही है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में हो रही है। यस और नो? तो गुड्स बेची एक अकाउंटिंग पीरियड में, कलेक्शन हो रही है अगले अकाउंटिंग पीरियड में। क्या ख्याल है? अकाउंटिंग पीरियड चेंज नहीं हुआ। अगर दिसंबर ईयर एंड तो अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो गया है, और ईयर एंड अगर दिसंबर के अलावा कुछ और है तो फिर अकाउंटिंग पीरियड चेंज नहीं हुआ। ईयर एंड दिसंबर है तो चेंज हुआ है, अगर दिसंबर के अलावा कुछ और है तो फिर चेंज नहीं हुआ। इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। बताइए क्या एंट्री पास करूं मैं 13 जनवरी को? बैंक डेबिट या कैश डेबिट, जो आपको सहूलत हो। 1,150,000 से डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50,000 से। जवाब दें। एंड व्हाट? एंड व्हाट? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,200,000 से। क्या ख्याल है? यही एंट्री बनी। रिस्पॉन्स करें बेटा प्लीज। तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग से फायदा क्या हुआ? अक्रूवल बेस अकाउंटिंग से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि सेल थी 18 की, 18 में रिकॉर्ड हो गई, पेमेंट उसकी कलेक्ट हो रही है 19 में, कोई इशू नहीं है। समझे बात को? लेकिन अगर यही सिनेरियो कहां डेवलप होगा? जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। अब यही सिनेरियो कहां डेवलप हो रहा है? कैश बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर। तो जरा बताइए क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का कि जिस वक्त मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं उस वक्त मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जितने पैसे आ रहे हैं उतना रिकॉर्ड करूंगा बस। इसका मतलब क्या है? वैसे मैंने गुड्स बेची 12 लाख की, बेच दी, बेचते वक्त कोई एंट्री नहीं बनी। क्यों? क्योंकि कोई कैश मेरी जेब में नहीं आया। अब जितना कैश मेरी जेब में आ रहा है बस उतनी एंट्री है बस। यानी मतलब कैश बेची तो अकाउंटिंग के अंदर मुझे कोई डिस्काउंट वगैरह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं सेल रिकॉर्ड कर रहा हूं। डायरेक्ट में सेल कितने पे रिकॉर्ड कर रहा हूं? जितना मैंने कैश कलेक्ट किया है बैंक डेबिट कर दिया। 11,50,000 से। और सेल्स क्रेडिट कर दिया। जब कोई डेटर नहीं तो डिस्काउंट नेट हो गया ना। थोड़ा अकल लड़ाएं, नेट हो गया डिस्काउंट। रेवेन्यू अगर आप 12 लाख का रिकॉर्ड करती हैं और 50,000 आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है तो नेट होके तो वैसे भी उसने क्या हो जाना है? इफेक्ट तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 11,50,000 का ही जाना है ना। अब आप लोगों की भरपूर इन्वॉल्वमेंट चाहिए जनाब थोड़ा। तो इसका मतलब डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? इसलिए कि डेटर है ही नहीं। जब कोई डेटर क्रिएट ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट कैसा? बस जो पैसे वो दे रहा है वही हमारा रेवेन्यू है, बस खत्म बात।
अभी एक्सपेंस की तरफ आ रहे हैं, फिर अगली बात शुरू हो गई फौरन से। मैं सारी बातें कर रहा हूँ बिल्कुल, मैंने कहा माशाल्लाह आप लोग अगर अच्छी बात है अर्ली पिक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंस की बात हम करते हैं, पहले एक मसला हम सुलझा लें, रेवेन्यू वाला। हाँ भाई बताइए, जवाब दीजिए। तो क्या फर्क पड़ा, गुड्स बेची थी 18 में, तो कैश बेस अकाउंटिंग में जब गुड्स बेची थी 18 में, जो कि आपका अकाउंटिंग पीरियड था, जिस अकाउंटिंग पीरियड में गुड्स बेची थी उस अकाउंटिंग पीरियड में आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए कि आपको कोई कैश कलेक्ट नहीं हुआ। जवाब दें। लेकिन वो कैश कब कलेक्ट हो रहा है आपको बेटा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो इस तरह क्या हो रहा है, 18 की सेल कब रिकॉर्ड हो रही है, 19 में। इससे क्या हुआ, ईयर एंड क्या हो गया आपका, गुड्स बेची थी 18 में, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 19 में एज पर पॉलिसी। लेकिन हम अक्रूवल बेस में ऐसा नहीं होने देते, हम बोलते हैं अगर गुड्स बेची है 18 में, अगर राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हुआ 18 में, तो उसकी एंट्री भी बननी चाहिए 18 में, रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स क्रेडिट करके। यही तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग है, यही तो अक्रूवल है कि अगर कोई चीज उधार है तो उस उधार को भी कंसीडर करो ना बेटा। तो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस का कॉन्सेप्ट कहां पर होगा, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में होगा। कैश बेस अकाउंटिंग में उधार को रिकॉर्ड किया नहीं जाता। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी यहां तक सबको। तो कैश बेस अकाउंटिंग हम क्यों फॉलो नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उसमें चांसेस होते हैं कि आपका पीरियड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। हो सकता है ट्रांजैक्शन आपने जिस पीरियड में एक्चुअली परफॉर्म की हो वो उस पीरियड में रिकॉर्ड ना हो, बल्कि जिस पीरियड में कैश कलेक्ट हो उस पीरियड में रिकॉर्ड हो। उससे आपकी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग पीरियड ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो लोग कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वैसे ही वो अकाउंटिंग करेंगे। अगर एग्जाम में आपको कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करने के लिए बोला जाता है तो फिर आपको कैश बेस अकाउंटिंग परफॉर्म करके दिखानी चाहिए। समझे बात को। अच्छा अब ये बताइए, अक्रूवल बेस में और कैश बेस अकाउंटिंग में कैश सेल में कोई फर्क होगा क्या, कैश सेल में कोई रिसीवेबल क्रिएट होता है। जब बेटा कैश सेल में कोई रिसीवेबल क्रिएट नहीं होता, क्योंकि पैसे फौरन मिल जाते हैं ना आपको। रिसीवेबल मतलब राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हुआ लेकिन फौरन पैसे मिल गए, तो रिसीवेबल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कैश सेल जैसी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है वैसे ही कैश बेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है। मतलब अक्रूवल बेस अकाउंटिंग और कैश बेस अकाउंटिंग में कैश सेल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या ख्याल है, क्लियर हो गया आपका पॉइंट, आप मुझसे सवाल कर रहे थे, ठीक है ना। तो कैश बेस में तो कोई फर्क ही नहीं है, मतलब कैश सेल में तो कोई फर्क ही नहीं है। जिस डेट पे गुड्स बेची हैं कैश कलेक्ट हो गया, जिस डेट पे गुड्स बेची हैं कैश कलेक्ट हो गया। तो अक्रूवल बेस और कैश बेस में कैश सेल की एंट्री में तो टाइमिंग का कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट सेल की एंट्री में क्या होगा, टाइमिंग का फर्क होगा, है ना। तो फिर याद दिला दूं हम कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, बगैर बोले बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी अकाउंटिंग सिखाई गई है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सही है, चलें ओके। नाउ अब बहुत से स्टूडेंट एक्सपेंसेस की तरफ आना चाह रहे थे, तो मैं कहता है कोई मसला नहीं, हम एक्सपेंसेस की तरफ भी आ जाते हैं। तो कैश बेटा किस में अकाउंटिंग पीरियड का मसला नहीं होगा, किस में, कैश बेस की बात कर रहे हो ओली बेटा। हाँ कैश बेस में अकाउंटिंग पीरियड का मसला नहीं है, बस जिस अकाउंटिंग पीरियड में पैसे कलेक्ट हो वहीं रिकॉर्ड करो सेल। ये सोचो मत कि तुमने गुड्स कब बेची थी, बस ये सोचो उस गुड्स के पैसे तुम्हारी जेब में कब आए, सिंपल।
ठीक है अली, एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। बेहतरीन बात कर दी बेटा अली, यानी कैश बेस अकाउंटिंग को एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। चलो एक बात और ऐड करता हूं मैं आपके सामने, ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को महीने के आखिर में तनख्वाहें क्यों मिल जाती है, 29 को, 30 को? मिलती कि नहीं मिलती? खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना? बेचारे डरते हैं, अक्रूवल से डरते हैं, अक्रूवल से। उनको समझ नहीं लगता यार, दिसंबर की सैलरी जब जनवरी में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, वो बोलते हैं जिस मंथ की सैलरी उस मंथ के एंड पे पे कर दो ताकि अक्रूवल की झंझट में ना पड़े हम। बस जैसे ही पे किया तो दिसंबर की पेमेंट दिसंबर में हो गई, दिसंबर का एक्सपेंस दिसंबर में आ गया। दे डोंट वांट टू फॉलो अक्रूवल बेसिस, इस तरह समझ लें आप। या वहां जो लोग मौजूद हैं, मतलब ये एक लाइटर नोट पे बात है, तो वहां जो कॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं, यहाँ पर इनकॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं, लेकिन समझ लें वहां जो लोग हैं उनको ये समझें कि वो अक्रूवल की एंट्री बनाना नहीं चाहते। तो इसलिए अक्रूवल की झंझट से बचने के लिए हुकूमत ने, या जो बड़े थिंक टैंक्स होते हैं, उन्होंने पॉलिसी बना दी कि यार इनको तो कौन समझाएगा इनको कि अक्रूवल की एंट्री क्या होती है। एक काम करो, महीने के आखिर में सैलरी दे दो, जान छूटे, ताकि ये एडजस्टमेंट ना बनानी पड़े हमें। इस तरह समझ लें आप। अब वही जब क्या कहते हैं, दिसंबर की सैलरी जनवरी में मिलती तो एडजस्टमेंट बनानी पड़ती ना ईयर एंड पर, तो कम से कम अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो जाता। क्या कहते हैं? तो आपने बिल्कुल सही पहचाना बेटा अली उजैर, कि कैश बेसिस अकाउंटिंग वो फॉलो करता है जो एडजस्टमेंट पास करना नहीं चाहता। बेहतरीन बात है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट से भागता है, क्योंकि वहां एज पर पॉलिसी हमें एडजस्टमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं और कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे होंगे, और सेंस डेवलप हो रहा होगा, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे होंगे। जवाब दें। ठीक है, तो मैंने कहा ये ग्रोथ है, आहिस्ता आहिस्ता हमें चीजों के सेंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अच्छा, सब लोग लिख लीजिएगा अपने पास कि कैश बेस में कोई, कैश सेल में कोई फर्क नहीं है, कैश सेल की एंट्री में कोई फर्क नहीं है। ये अपने पास सब नोट कर लें, तो पता लगा भूल चुके। ठीक है, accrual basis of accounting and cash basis of accounting। ठीक है, नाउ बारी आती है एक्सपेंसेस की।
ठीक है जी। अब अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए बहुत सारे जो है ना, अगर आपके दिमाग में सवालात हैं अब तक जो पीछे से रिलेटेड बातें हैं, वो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट क्लियर करने का वक्त आ पहुंचा है। बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने का वक्त, अच्छा बाज़ वक्त कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाते हैं। अब ये ऐसा पॉइंट है कि जहां पर आके पिछली जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो वो कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाना चाहिए, अगर किसी को है तो। क्या बोलता है भाई, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड। अच्छा, दे आर को मैं बार बार पढ़ूंगा, दे आर अकर्ड, दे आर टू बी अकर्ड, दे आर लाइकली टू बी अकर्ड। कितनी बातें? 3 बातें। यस और नो बोलिए। Expenses are recorded when they are occurred, they are to be occurred, and they are likely to be occurred. एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो जब वो इनकर हो जाए, मतलब जब तुमने उस एक्सपेंस को या उस इकोनॉमिक बेनिफिट को कंज्यूम कर लिया है तो उसको एक्सपेंस मान लो, भले तुमने उसकी पेमेंट की हो कि ना की हो। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो चुकी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकर्ड हो चुका है। एम्प्लॉई ने तुम्हें सर्विस दे दी है तो उसकी सैलरी अकर्ड हो चुकी है। रेंट दिसंबर के महीने का वक्त गुजर चुका है तो दिसंबर का रेंट तुम पर ड्यू हो चुका है, दिसंबर का रेंट तुम पर अक्रूड हो चुका है। तो जो एक्सपेंस अकर हो चुका है उसको एक्सपेंस बना दो, पेमेंट का इंतजार ना करो। बिल्कुल वही, पेमेंट का वेट ना करो। यस और नो जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं लेकिन मैं पहले बराबर में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी लिख, कैश बेसिस में भी एक्सपेंसेस लिख दूं। Expenses are recorded when they are paid। कहानी खत्म। एक्सपेंसेस को उन अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करो जिसमें वो पे होते हैं। यस और नो, दोनों पॉलिसीज आपके सामने है। आइए अब अपनी एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं, जो कुछ भी अब तक हमने सीखा उसको। हमारी पहली एग्जाम्पल सैलरी वाली एग्जाम्पल थी। जवाब दीजिए। हमारी पहली एग्जाम्पल सैलरी वाली एग्जाम्पल थी। एक एम्प्लॉय ने हमारे पास काम किया था 12 महीने, लेकिन हमने उसको सैलरी पे की थी कितने मंथ्स की? 11 महीने की। यस और नो, याद है कि नहीं याद? ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल मैं कवर कर रहा हूं वही वाली, लेकिन इन शॉर्ट कवर करूंगा, इन लेंथ कवर नहीं करूंगा। अब भी वक्त है, समझ जाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, सबसे पहले ईयर एंड तय होना चाहिए। तो ईयर स्टार्ट था 1 जनवरी और ईयर एंड था 31 दिसंबर। हमने जो पेमेंट्स की थी, साल भर में जो पेमेंट्स की थी उसकी कंबाइन एंट्री बना रहा हूं। साल भर में हमने कितनी पेमेंट्स की थी? 12 महीने की, 11 महीने की। जो हमारा लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर था, क्विक बेटा क्विक, जल्दी से। पेमेंट्स हमने कितने मंथ्स की थी? 11 महीने की। पर मंथ सैलरी कितनी अज्यूम की थी? 20,000 रुपए।
20,000 को मल्टीप्लाई करें 11 से, आंसर बनेगा 2,20,000। तो हमने एंट्री पास की थी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 2,20,000 से, बैंक क्रेडिट 2,20,000 से। ये मैंने 11 एंट्रीज कंबाइन बना दी, एक एंट्री में दिखा दी। सही है, कोई हर्ष तो नहीं है ना इससे, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना आप लोग कि भाई हमने ऐसी 11 एंट्रीज बनाई होंगी साल भर में, और उन 11 एंट्रीज का इफेक्ट जो है वो 2,20,000 सैलरी एक्सपेंस डेबिट है और 2,20,000 से बैंक क्रेडिट है। इन शॉर्ट बात करने के लिए मैंने इस तरह किया है। प्रैक्टिकली तो टाइम टाइम पे एंट्री बनती जा रही है ना, जनवरी की सैलरी फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में। लेकिन अब माशाल्लाह अब दिमाग लड़ाएंगे और सोचेंगे मतलब साल भर में एंट्री क्या बनी होगी, बस इस तरह सोच लें। तो पेमेंट्स, सैलरी ड्यू हुई है 12 महीने की, पेमेंट्स हुई है कितने मंथ्स की? 11 महीने की। जवाब दें। इसी एग्जाम्पल को मैं यहां कवर कर लेता हूं। सैलरी पे हुई है 11 महीने की, अब आप दोनों एंट्रीज को कंपेयर करें पॉलिसी से कि अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में एक्सपेंस उतना आना चाहिए जितना अकर्ड हो चुका है। तो एम्प्लॉय के लिहाज से हम उसकी सर्विसेज ले चुके हैं 12 महीने की, तो एक्सपेंस जो अकर्ड हुआ है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में वो 12 महीने के बराबर अकर्ड हुआ है। और हमने एंट्री बनाई हुई है कितने मंथ्स की? 11 मंथ्स की। तो क्या हमें अपनी ट्रायल बैलेंस को इस प्रिंसिपल के लिहाज से 12 महीने के एक्सपेंस पे लाना होगा कि नहीं लाना होगा? बताइए। ताकि एक्सपेंस उतना हो जाए जितना एक्चुअली अकर्ड हुआ है। तो फिर हमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी? आप बोलिए। होगी कि भाई 31 दिसंबर पर दिसंबर की सैलरी अकर्ड हो चुकी है और वो भी हमारा एज पर पॉलिसी सैलरी एक्सपेंस है। तो मैंने अपने सैलरी एक्सपेंस को मजीद बढ़ा लिया, कितने से? 20,000 से। लेकिन ये सैलरी क्योंकि अब तक मैंने पे नहीं की, तो लिहाजा इसको मैं बोलूंगा सैलरी पेएबल। तो मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को एज पर पॉलिसी बनाने के लिए क्या कर दिया बेटा? एडजस्टमेंट पास कर दी। क्या ख्याल? मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को एज पर पॉलिसी बनाने के लिए क्या कर दिया? एडजस्टमेंट पास कर ली, ताकि मेरे एक्सपेंसेस उतने हो जाएं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जितने क्या हुए हैं? अकर्ड हुए हैं। ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। अब ज्यादा वाली बात भी करनी है हमने, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। जो एक्सपेंस आपका एक अकाउंटिंग पीरियड में अकर्ड हुआ है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर इत्तेफाक से आपके पास इस अकाउंटिंग पीरियड में किसी अगले अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस शामिल हो गया है तो उसको भी आप एक्सपेंस ना माने।
जो अगले अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है वो प्री पेमेंट है। तो अभी हमारा प्री पेमेंट का तस्करा भी आने वाला है आगे चल के। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस उतना लेना है जितना क्या हुआ है बेटा, अकर्ड हुआ, अकर्ड। जितना एक्सपेंस आप पर ड्यू हुआ है उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए। ये हमारी पॉलिसी है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सब जब सब बोलेंगे तो तसल्ली होगी ना बेटा। बताइए। अमान था बेटा, हुसैन, सब लोग बोलिए बेटा, इतनी तफसील से सारी बात हो रही है। अब आप मुझे बताइए, कैश बेस के लिहाज से मुझे कोई एडजस्टमेंट पास करनी है? फैजान, खामोशी चाहिए हुई है बेटा। कैश बेस के लिहाज से क्या मुझे कोई एडजस्टमेंट पास करनी है? नो, नो एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि एज पर पॉलिसी मैंने जितना एक्सपेंस पे किया है उतना ही तो रिकॉर्ड किया है। तो कैश बेस अकाउंटिंग के लिहाज से अगर मैंने एक अकाउंटिंग पीरियड में 11 महीने की सैलरी पे की है तो वो 11 महीने का पेमेंट मेरे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। सिंपल। तो यानी जो मेरी एंट्री है वो एज पर पॉलिसी थी, तो लिहाजा मुझे उसमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं? सही है ना? तो ये आपके सामने आ गया, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड। और वहां पे पढ़ा हमने एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? अब कल का जो क्वेश्चन हमने किया था इंटरेस्ट वाला, उसमें क्या था? जुलाई से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था, पे नहीं हुआ था। जुलाई से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था, पे नहीं हुआ था। तो जरा बताओ, जब इंटरेस्ट पे हुआ ही नहीं है तो क्या कैश बेस के लिहाज से कोई एक्सपेंस बनना चाहिए? नो। लेकिन अक्रूवल बेस के लिहाज से 6 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस अकर्ड हो चुका था, तो क्या अक्रूवल बेस के लिहाज से इंटरेस्ट एक्सपेंस बनना चाहिए? बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि कोई पेमेंट नहीं हुई थी इसलिए इससे पहले कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो हमने पूरे 6 महीने के इंटरेस्ट को एक्सपेंस डेबिट करके लायबिलिटी क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। क्या ख्याल है? रिलेट कर पा रहे हैं सारी बातों को? वो अकाउंट पेएबल नहीं है। अकाउंट पेएबल का ताल्लुक ट्रेड से है, ट्रेड से, परचेजेस से रिलेट करता है अकाउंट पेएबल। जब मैं इन्वेंट्री खरीदूंगा बेचने के लिए, वो अकाउंट पेएबल है। इंटरेस्ट पेएबल जो है वो अदर पेएबल में आता है। तो देयर आर, अगर आपको याद हो जब मैंने शुरू में लायबिलिटीज लिखवाई थी तो मैंने कहा था अकाउंट पेएबल वो लायबिलिटी है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे सप्लायर्स को जिनसे हमने इन्वेंट्रीज परचेज की है। तो अकाउंट पेएबल ना लिखें। अकाउंट पेएबल ओनली बिलोंग्स टू व्हाट? सप्लायर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, and account receivable also only belongs to your trade customers, trade debtors. उसके अलावा जो अक्रूवल की वजह से रिसीवेबल या पेएबल क्रिएट होगा उसको हम अदर पेएबल बोल सकते हैं कंबाइनली, अदर पेएबल। ट्रेड के अलावा, यानी वो लायबिलिटी जो ट्रेड के अलावा क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए अदर पेएबल की टर्म इस्तेमाल हो सकती है। करेक्ट? ओके जी। अच्छा सर, अब एक लाइन क्लियर हो गई, जरा अगली लाइन भी तो समझाए ना। चलें, इसका मतलब क्या है?
अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पर और डिस्कशन करना बाकी है, कैश बेस अकाउंटिंग पर और डिस्कशन करना बाकी नहीं है ना, क्योंकि कैश बेस अकाउंटिंग की तो कहानी पूरी हो गई पेमेंट के ऊपर ही। लेकिन हमने एक्सपेंसेस के लिए पॉइंट ज्यादा लिखे हैं कहां पर, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड, यहां तक बात क्लियर। अब मैं आ रहा हूं कहां पर बेटा, टू बी अकर्ड। आ जाऊं टू बी अकर्ड पर, आ जाऊं टू बी अकर्ड पर। अब देखो, जब मैंने शुरू में, अब सुनना, जब मैंने शुरू में फ्यूल को खरीदते ही एक्सपेंस बनाया, तो किसी के दिमाग में आया होगा ना कि ये अभी कंज्यूम तो हुआ नहीं है, ये तो गाड़ी में फ्यूल आपने डाला है और अभी इस्तेमाल तो किया ही नहीं। गाड़ी चलेगी तो इस्तेमाल होगा ना, और अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो फ्यूल जो है वो गाड़ी की डिग्गी में, क्या कहते हैं, गाड़ी की जो टैंकी है उसमें क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। यस और नो? किसी के दिमाग में सवाल तो आया होगा। तो अब उस सवाल का जवाब आपके सामने, कि कुछ चीजों को हम खरीदते ही एक्सपेंस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती हैं। वही परचेज वाली लॉजिक। कुछ इन्वेंट्रीज को हम खरीदते ही क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं, भले वो बिकी ना हो। यस और नो? हालांकि आपको बात डिलीवर हुई है पहले भी। हमें पता है पेट्रोल कंज्यूम हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमें पता है ऑफिस स्टेशनरी कंज्यूम हो जाएगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो वो एक्सपेंसेस जिनको एक्सपेंस बनना हो, टू बी अकर्ड, जो वक्त गुजरने पर क्या बन जाएंगे, कुछ अरसे में ही एक्सपेंस बन जाएंगे, उनको भी हम फौरन क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं। हम उनके फिर कंज्यूम होने का इंतजार नहीं करते, वरना हम खुद अपने आप को परेशान करेंगे इन छोटी छोटी चीजों के लिए, कि पेट्रोल खरीदा, पहले एसिड बनाया, फिर कंज्यूम किया, एक्सपेंस बना दिया, तो फिर ट्रांजैक्शन संभालना मुश्किल हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये गैर जरूरी चीजें हैं, ये इतनी अहम चीजें नहीं है। क्या करो, इनको खरीदते ही क्या मान लो, इनको खरीदते ही एक्सपेंस मान लो बेटा। तो फ्यूल खरीदते ही एक्सपेंस बन गया। जवाब दें। ऑफिस स्टेशनरी खरीदते ही क्या बन गई, एक्सपेंस बन गई। इन्वेंट्री खरीदते ही क्या बन गई, पीरियोडिक सिस्टम में। इन्वेंट्री खरीदते ही पीरियोडिक सिस्टम में क्या बन गई, इन्वेंट्री खरीदते ही पीरियोडिक सिस्टम में क्या बन गई, परचेज बन गई। आपको पता है कि ज्यादा टाइम नहीं लेगी, इन्वेंट्री बिक जाएगी, है ना। तो ये एग्जाम्पल सारी किसकी हैं, टू बी अकर्ड। जिन चीज को एक्सपेंस बनना है तो क्यों ना उनको पहले से एक्सपेंस बना दिया जाए। क्या ख्याल है? हाँ, लेकिन अगर ईयर एंड पर ये दिखता है कि इनमें से कुछ पोर्शन एक्सपेंस नहीं है, जैसे क्लोथिंग स्टॉक, ईयर एंड पे दिखता है कि कुछ फ्यूल जनरेटर के लिए बचा हुआ है, मुख्तलिफ किस्में, गैलन्स में, तो वो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री एक तरह से। अगर ईयर एंड पे दिखता है कि कुछ आपकी ऑफिस स्टेशनरी जो है बची हुई है, जो अब तक कंज्यूम नहीं की, तो जितना पोर्शन अगर ईयर एंड पे बचा हुआ होगा तो हम उसको एक्सपेंस रिवर्स करके एसेट बना सकते हैं। यस और नो? एडजस्टमेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा एक्सपेंस बना दिया इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, तो ईयर एंड पे देख लें कि कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ। तो जो बचा हुआ है उसको आप एसेट मान सकते हैं। जैसे आप क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री बनाकर परचेज में से वो पोर्शन रिवर्स कर देते हैं जो आपके लिए क्या है, अनसोल्ड है। इस तरह अगर आपका ऑफिस स्टेशनरी जो है वो ईयर एंड पे बचा हुआ है और फुली कंज्यूम नहीं है, तो जितना पोर्शन आपके ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस के अंदर अनयूज ऑफिस स्टेशनरी का है, उसको आप एक्सपेंस रिवर्स करके एसेट बना सकते हैं। और ये सब चीजें हमने प्रैक्टिकली देखनी है, दिमाग बन जाए बस एक दफा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं। क्या ख्याल है?
2 पॉइंट क्लियर हुए? Expenses are recorded when they are occurred, they are to be occurred, and finally ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है, expenses are recorded when they are likely to be occurred. खतरनाक बात। बिल्कुल पीरियोडिक सिस्टम कंप्लीट अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है, बिल्कुल। इन्वेंट्री वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो इसके लिए तो फिर इसका मतलब क्या, आपको पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस नहीं पता ना, आपने वो लेक्चर अटेंड किए पीरियोडिक और परपेचुअल वाले? आप मुझे पहले ये बताइए, पीरियोडिक और परपेचुअल वाले क्या डिफरेंस है, बताइए पीरियोडिक और परपेचुअल का। आप मुझे, जिसने मुझसे सवाल किया वो जवाब दें, ठीक है ना? क्या है बताइए पीरियोडिक और परपेचुअल वाला। ये मैं जवाब दे रहा हूं सर, इन्वेंट्री वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ इस कमेंट का, तो जिन्होंने कमेंट लिखा है मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि बताइए फिर पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस क्या है। चलिए भाई, जरा बाकी लोग जरा मेन पॉइंट इनको बता दें सब लोग नीचे कमेंट में लिखकर कि पीरियोडिक और परपेचुअल का बेसिक डिफरेंस क्या है। कि हम पीरियोडिक में इन्वेंट्री को खरीदते ही क्या बनाते हैं, बुनियादी बात करें ना, हम पीरियोडिक में इन्वेंट्री को खरीदते ही क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं बस। तो क्या आपने पीरियोडिक में ये एंट्री नहीं बनाई, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट? बनाइए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर रहे हैं तो आप कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कैश बेस या अक्रूवल बेस? अभी पेमेंट थोड़ी हुई है। परचेजेस डेबिट करना, अकाउंट पेएबल क्रेडिट करना कौन सी अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है? परचेजेस डेबिट करना, अकाउंट पेएबल क्रेडिट करना कौन सी अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है, कैश बेस अक्रूवल बेस? अक्रूवल बेस। कि गुड्स आपने परचेज कर ली, उसकी पेमेंट आप पर ड्यू हो चुकी है, तो आपने परचेजेस डेबिट किया पीरियोडिक की वजह से, और अकाउंट पेएबल क्रेडिट किया अक्रूवल बेस अकाउंटिंग की वजह से। यानी आपने परचेज की एंट्री बनाई अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में रहते हुए। अदरवाइज पीरियोडिक में तो ये एंट्री कब बनती, जब आप क्या करते, पेमेंट करते। फिर परचेज डेबिट होता, कैश या बैंक क्रेडिट होता, बस दैट्स ऑल। वहां तो अकाउंट पेएबल नामी कोई हेड क्रिएट नहीं होता। यस और नो? चलें बेटा, बात हमारी कहीं और निकल गई, तो मैं दोबारा टू बी अकर्ड की बात कर रहा हूं, सुन लीजिएगा कि हम अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के लिहाज से अगर हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं उनके कंज्यूम होने से पहले ही, तो हमने इन्वेंट्री की परचेज को परचेज के नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, हमने ऑफिस स्टेशनरी को एक्सपेंस मान लिया, हमने फ्यूल को एक्सपेंस मान लिया। लेकिन अगर ईयर एंड पे आपको लगता है कि इनमें से कुछ बचा हुआ है, अनसोल्ड है या अनयूज्ड है, तो ठीक है, फिर आप उतना पोर्शन एक्सपेंस में से रिवर्स कर दें जितना आपने अब तक सेल नहीं किया, जितना आपने अब तक यूज नहीं किया, उतने पोर्शन को आप फिर क्या मान लें, एक्सपेंस रिवर्स करके एसेट मान लें। यस बिल्कुल रोहित बेटा, एडजस्टमेंट पास होगी। यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। यकीन माने अगर आपने बात पिक कर ली ना तो आगे तक बात पहुंच गई और चीजें बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी फिर। यस बिल्कुल, एडजस्टमेंट पास होगी, बेहतरीन बात। तो ये एडजस्टमेंट क्यों पास हो रही है, सारी कहानी मैं आपको समझा रहा हूं। सही है?
अच्छा, अब लास्ट पॉइंट रह गया लाइकली टू बी अकर्ड। इस पे बात करूं, अब बीच में कोई सवाल तो नहीं आएगा ना, मैं इस पे बात कर लेता हूं। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर अकर्ड, बात क्लियर। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर टू बी अकर्ड, बात क्लियर। और आखिरी बात, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर लाइकली टू बी अकर्ड। ठीक है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो जब उसके अकर्ड होने का इम्कान हो। इम्कान, इम्कान मतलब चांसेस। यहां पर बात हो रही है लॉसेस के लिए। लॉसेस, लॉसेस को भी तो हम एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे ना। अगर हमें कोई नुकसान होता है, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, ये लॉस है हमारे लिए। पड़े पड़े इन्वेंट्री बेकार हो गई। अगर एक सीमेंट का डीलर है, सीमेंट का डीलर है, उसकी शॉप पे सीमेंट रखी हुई है, बारिशें इतनी होती हैं, सैलाब आ जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसकी शॉप पानी से भर जाती है। तो बताइए, जब उसकी दुकान में इन्वेंट्री पड़ी होगी, उसके साथ क्या हुआ? बैठे बैठे क्या हो गया? नुकसान हो गया ना बेटा, लॉस हो गया। तो मतलब लॉस एक तो है पूरे बिजनेस का लॉस, और वो तो निकलेगा कहां पर? एसोसिएट बना करके। ओवरऑल बिजनेस में लॉस हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन हो सकता है पूरा बिजनेस लॉस में ना हो सकता है छोटा मोटा नुकसान हुआ हो, और हमारे बाकी प्रॉफिट इतने सफिशिएंट हो कि उस नुकसान को पूरा कर सकते हो। मतलब वो नुकसान कम हो और बाकी प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हो सकता है बजाहिर हमारा ओवरऑल बिजनेस जो हो प्रॉफिट में हो, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट में होने के बावजूद भी किसी एरिया में हमें नुकसान तो हो सकता है ना। यस और नो? क्या ख्याल है? अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल थोड़ी आपके स्कोप से दूर है, लेकिन जल्दी हम उस स्कोप तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको आइडिया देने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने एक बंदे को गुड्स बेची उधार पर, तो क्या क्रिएट हुआ बताइए? आपने गुड्स सेल की तो क्या क्रिएट हुआ? राइट टू रिसीव। अगर उधार पर गुड्स देने के बाद वो बंदा कहीं गायब हो जाए, आपसे राब्ता ना करे, आपसे गुड्स लेके फरार हो जाए, तो आपका डेटर यानी अकाउंट रिसीवेबल जो राइट टू रिसीव है, उसमें आपको लॉस हुआ कि नहीं हुआ? उस लॉस को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेट। क्या बोलते हैं? उसका एक पार्टिकुलर नाम है, बैड डेट। बैड डेट बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अब लाइकली टू बी अकर्ड क्या बोल रहा है? अगर आपको लगता है कि आपका कस्टमर जिससे आपको अगले अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट मिलनी थी, इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर आप ये सोच रहे हैं, यानी 2018 के एंड पे आप सोच रहे हैं कि 19 में मुझे एक कस्टमर से पेमेंट मिलनी है जिसके मुझे कोई आसार मिलते हुए दिखाई नहीं देते, तो फिर इंतजार मत करो। वो 19 का लॉस नहीं है, वो 18 का लॉस है। उसको 18 का लॉस बना दो। मतलब expenses are recorded when they are likely to be occurred। जिस एक्सपेंस के जिस लॉस के होने का खतरा तुम्हें दिखाई दे और तुम उस खतरे को अवॉइड ना कर सको, तो फिर वो कल का लॉस नहीं है, वो आज का लॉस है। क्या मेरी बात पिक की आप लोगों ने? यानी 18 का मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, उसमें मेरे पास एक डेटर मौजूद है जिसके बारे में मुझे आसार दिख रहे हैं कि ये मुझे रिकवर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर मैं उसके बेड डेट बनने के लिए 19 का इंतजार नहीं करूंगा। मैं उसको 18 में बेड डेट मान लूंगा। समझे बात या नहीं? बिल्कुल एडजस्टमेंट पास करेंगे। एडजस्ट सब कुछ कहानी किससे बिलोंग करती है बेटा? यानी आपने, यकीन करें, आज का लेक्चर वसूल करवा दिया मुझे। आप जब हर बात पे बोलते ना कि एडजस्टमेंट पास होगी, तो बस आपने मकसद पूरा कर दिया माशाल्लाह।
ऐसे ही चलते रहे तो फिर क्या ही बात है। हाँ जी, हो सकता है अंदाजा गलत हो, सही बात है। ये सारे अंदाजे गलत और सही जो है ना, हम बेड डेट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपसे। तो अगर अंदाजा गलत हो तो फिर उसकी भी एंट्री है, ठीक है। ठीक है ना, अगर अंदाजा गलत हो तो उसकी भी एंट्री है। उसको क्या रिटर्न कर देंगे बेटा, हुनैन क्या रिटर्न करेंगे? उसको क्या रिटर्न करेंगे बताइए? तो हमने बेड डेट बना दिया, उससे क्या रिटर्न हुआ? गुड्स थोड़ी वापस आएंगी। मतलब एक एक बच्चे ने आइसक्रीम ली, दुकान वाले से आइसक्रीम खा गया हुनैन, उसके बाद दुकान वाले ने पैसे पूछे, बोला कौन से पैसे, कैसे पैसे? आइसक्रीम भी वो खा चुका है, पैसे भी वो नहीं दे रहा। अब अब आइसक्रीम कैसे वापस आएगी बेटा? दुकान वाला बोल सकता है मेरी आइसक्रीम वापस निकालो? तो एक बंदा आपकी इन्वेंट्री आपसे ले चुका है, उसको पता नहीं वो कहाँ ठिकाने पहुंचा चुका है, बेच चुका है, पैसे रिकवर कर चुका है, लुटा चुका है, जला चुका है, कुछ भी कहते हैं, उसने कुछ भी किया उसका, लेकिन वो आपको पैसे नहीं दे रहा। असल में तो आपको आपकी बेसिक तो आपको पैसे चाहिए थे ना। तो मतलब ना आपको आपकी इन्वेंट्री वापस मिल रही है, ना पैसे वापस मिल रहे, नुकसान हो गया आपको, है ना? जवाब दें। ऐसा ही है ना, केस कर दें। चलो भाई, हर बात में केस कर दो यार। तो बेटा उम्मीद है आज की क्लास में आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। आज की क्लास जो है वो इस डिफरेंस के नाम हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें और वो तमाम रीजंस जिनकी बिना पर हम एडजस्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो रीजन आपको काफी हद तक समझ में आ चुके होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है आपसे। चलिए जी, माशाल्लाह। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कल की क्लास में। हाँ, लाइबिलिटी देखें, लाइबिलिटी तो किसी भी पीरियड में सेटल हो सकती है ना। लाइबिलिटी का अकाउंटिंग पीरियड से ताल्लुक नहीं है, लाइबिलिटी सेटल होने का अकाउंटिंग पीरियड से ताल्लुक नहीं है। लाइबिलिटी अगर वन अकाउंटिंग पीरियड में सेटल होगी तो इसका मतलब क्या, वो करंट है। अगर वो और टाइम लेगी तो वो नॉन करंट है, बस इतनी सी बात है। लाइबिलिटी सेटल कब होती है मैटर नहीं है, लाइबिलिटी क्रिएट कब होती है मैटर है। लाइबिलिटी क्रिएट करने का मसला है, लाइबिलिटी सेटल करने का मसला नहीं है। सेटल जब कभी भी हो तो लाइबिलिटी डेबिट होकर आपका कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो लाइबिलिटी डेबिट होने से आपके प्रॉफिट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपेंस डेबिट होने से आपके प्रॉफिट लॉस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये मुझे बताइए। सिंपल बुनियादी बात हम कर रहे थे कि सेम ईयर रेवेन्यू शुड बी मैच विद सेम ईयर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की टाइमिंग तब्दील होने से आपके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। एक्सपेंस की टाइमिंग तब्दील होने से रेवेन्यू और एक्सपेंस की टाइमिंग तब्दील होने से आपकी पॉलिसी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा बताइए, लायबिलिटी जो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे क्रिएट हुई है, वो अगर किसी और अकाउंटिंग पीरियड में सेटल हो जाए, इससे अब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो जब लायबिलिटी सेटल हुई, लायबिलिटी डेबिट हो गई, कैश या बैंक क्रेडिट हो गया, इन दोनों में से कोई भी एंट्री का इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट लॉस में तो नहीं है, बताइए। तो बुनियादी बातें हैं, इस पर गौर कीजिए, ठीक है। तो यहां तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी सारा डिस्कशन अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।